नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास के ही क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है। बाल केंद्रित शिक्षा या समावेशी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, इन तीनों टॉपिक में से ही जो है सीटेट में 5 नंबर एकदम निश्चित कर रखा है। आपको यकीन ना हो तो आप जो है सीटेट का जो है सिलेबस उठा करके देख लीजिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है बाल विकास का अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे, फिर इसके उद्देश्य पढ़ेंगे। उद्देश्य पढ़ेंगे। फिर जब उद्देश्य हम लोग पढ़ लेंगे तो इसकी हम जो है इसका स्वरूप पढ़ेंगे। स्वरूप यानी रूपरेखा कैसी होगी, रूपरेखा पढ़ेंगे। फिर हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो है देखेंगे कि जो है अभी तक इस टॉपिक पे कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत जो हुई वो रूस से हुई है। कहाँ से हुई? रूस से हुई है। किसने शुरुआत की, या हम कह सकते हैं कि इस शिक्षा के जो समर्थक कौन थे। तो इस शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे जॉन ड्यूवी। इस शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे जॉन ड्यूवी। ये जॉन ड्यूवी भी एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन ड्यूवी ने कहा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें केंद्र में बालक हो तथा बालक की रुचियों और आवश्यकताओं को जाने तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। बालक की रुचियों एवं आवश्यकता को जाने तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। पूरा करने का प्रयास करें। यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें केंद्र में बालक हो और उसकी रुचियों को जाने तथा उनको जो है पूरा करने का प्रयास किया जाए। आप देख रहे हैं कि प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक आया, क्लास में किताब खोला और 4 लेसन पढ़ाया और उसके बाद कहा कि कल ये याद करके आइएगा, कल सुनेंगे। तो वो कैसी शिक्षा व्यवस्था थी? वो रटन शिक्षा व्यवस्था थी। उसमें बालक की रुचियों या आवश्यकताओं को नहीं जाना जाता था, या हम कह सकते हैं उसे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन समय में देखा था कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। उसमें शिक्षण नीरस होता था, बोरिंग होता था। यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, या भारत में इस शिक्षा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, या किसने इसका सुझाव दिया। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सुझाव जो दिया, भारत में दिया। तो ये किसने दिया? ये भारतीय मनोवैज्ञानिक गिज्जू भाई
गिज्जू भाई बोधक, कहीं कहीं इनका बोधक की जगह पर बधेक भी नाम मिलता है, बधेक ने दिया। गिज्जू भाई बोधक या बधेक ने दिया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं को जाने तथा अध्यापक के द्वारा उनका पूरा करने का प्रयास किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधियों को अधिक बल दिया गया है। अधिक बल दिया गया है और इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को प्रजातांत्रिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट यह है कि ये जो गिज्जू भाई बोधक थे, इन्होंने इतना बच्चों को प्यार दिया, इतना बच्चों के विषय में सुझाव अच्छा दिया, इसलिए गिज्जू भाई बोधक को मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। गिज्जू भाई बोधक को मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। नहीं, जिस प्रकार से ने एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी माँ उसके पालन पोषण में जितना अधिक प्रयास करती है, उसी प्रकार इन्होंने बालक की शिक्षा किस प्रकार हो उसके विषय में अधिक इन्होंने सुझाव दिया है, इसलिए इन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उसे ही तो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षा में क्या उद्देश्य होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य। पहला इसमें उद्देश्य है कि इस शिक्षा व्यवस्था से बालक में सहयोग की भावना विकसित होती है। क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बालकों में सहयोग की भावना विकसित होती है, या विकसित करना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि बालक इस शिक्षा व्यवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रेरणा, ये बाल केंद्रित शिक्षा में विकसित होती है। अगला पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रक्रिया पर बल न देकर
रटने की प्रक्रिया पर बल न देकर, रटने की प्रक्रिया पर बल न देकर करके सीखने पर बल देना, करके सीखने पर बल देना। क्योंकि जो प्रक्रिया, जो चीज़ हम रटते हैं वो अस्थायी नहीं होती है, लेकिन जो हम स्वयं करते हैं, जैसे बालक को हमने बता दिया कि 2 + 2 4 होता है, तो ये बालक रट लेगा। तो ये जो बालक रटेगा वो जो है ज़्यादा अस्थायी नहीं होगा। लेकिन ये बालक से ही बताएं कि ये 1 है और फिर प्लस फिर 1 है, 2 बराबर कितने हो जाएंगे, तो बालक 2 सीखेगा, क्योंकि उसने स्वयं जो है यहाँ कितना 1 और 1 2 जोड़ा है। अगला जो पॉइंट है, बच्चों में चिंतन मनन जिज्ञासा आदि की भावना को विकसित करना है। आदि की भावना को विकसित करना। अगला पॉइंट है कि बालक के चौमुखी विकास की भावना को विकसित करना। चौमुखी विकास की भावना को विकसित करना। चौमुखी भावना के विकास को विकसित करना। ये कह दिया जाए कि बालक के चौमुखी, यानी जैसे शारीरिक हो गया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, यानी किसी एक पॉइंट पे न करके बालक के संपूर्ण जीवन को विकसित करना, चौमुखी विकास को विकसित करना। अगला पॉइंट है कि इसमें जो है बालक में जो है बाल केंद्रित शिक्षा में जो है शारीरिक दंड की प्रक्रिया को बहिष्कृत किया गया है। बहिष्कृत किया गया यानी जो है शारीरिक दंड की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। यानी ये जो है उद्देश्य हैं बाल केंद्रित शिक्षा के। आगे हम देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप, यानी किस प्रकार बालक की शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जाए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं इसकी रूपरेखा किस प्रकार होना चाहिए। रूपरेखा किस प्रकार होना चाहिए। पहला पॉइंट इसका यह है कि शिक्षक और छात्रों में के बीच जो संबंध होगा, शिक्षक व छात्रों के बीच, शिक्षक व छात्रों के बीच संबंध मित्रवत हो, यानी संबंध कैसा हो, वो मित्रवत हो। अगला पॉइंट यह है कि बालक की रुचियों
बालक की रुचियों बालक की रुचियों को जाने, रुचियों, आवश्यकताओं, ज़रूरतों को जाने। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, ज़रूरतों को जाने तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाए। पूरा करने का प्रयास किया जाए। अगला पॉइंट है कि ये इसमें जो शिक्षण व्यवस्था हो, यानी पाठ्यक्रम जो हो, वो पाठ्यक्रम कैसा हो, वो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अगला पॉइंट है कि जो पाठ्यक्रम हो वो लचीला तथा आनंददायक हो। पाठ्यक्रम कैसा हो, लचीला तथा आनंददायक हो। पाठ्यक्रम लचीला तथा आनंददायक हो। अगला पॉइंट है कि जो ये पाठ्यक्रम हो वो जो है जीवन उपयोगी हो। ये पाठ्यक्रम जो है वो जीवन उपयोगी हो। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी हो। अगला पॉइंट है ये जो पाठ्यक्रम हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग हो। पाठ्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा हो तथा पाठ्यक्रम में चित्रों का प्रयोग हो। क्योंकि जब सरल भाषा होगी तो अधिकतर बच्चे उससे समझ लेंगे, यानी या जिसे कुछ बच्चे नहीं भी समझ पाएंगे तो ये चित्र होंगे तो उनके द्वारा भी जो है पाठ्यक्रम को समझ लेंगे। अगला पॉइंट है कि ये पाठ्यक्रम जो है ये घर परिवार तथा पास पड़ोस से जोड़कर प्रदान करें। ये जीवन उपयोगी का हो, यानी पाठ्यक्रम जब जीवन उपयोगी होगा, जैसे या पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जीवन उपयोगी हो। जैसे बालक को आपने 100 रुपये दिए, 100 रुपये में बालक से बताइए कि आपने जैसे 20 रुपये की आलू खरीदा, 25 रुपये के आपने टमाटर खरीदा, 10 रुपये की आपने हरी धनिया खरीदा। अब बालक से पूछो कि ये जो है 100 रुपया थे, इतने का आपने तो सामान खरीद लिया, तो आपके पास शेष पैसा कैसे बचेंगे? तो बालक बता देगा कि मेरे पास इतने पैसा थे और शेष पैसा इतने बचेंगे। तो ये पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और जीवन उपयोगी हो, यानी ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे वो साधारण मतलब व्यक्ति के जीवन उपयोगी हो, व्यक्ति के किसी कार्य में धीरे धीरे करके उसे विकसित किया जाए। इस प्रकार हम लोगों ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ा, शिक्षा का अर्थ पढ़ा, उसका उद्देश्य पढ़ा, फिर उसकी रूपरेखा पढ़े। अब बाल केंद्रित शिक्षा में
के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में सिद्धांत कैसे हैं। तो हम लोग सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। सिद्धांत, और जो पहला सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, शिक्षक बच्चों को हर समय क्रियाशील रखते हैं या अध्यापक बच्चों में ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति बना देते हैं जिससे बच्चे हर समय क्रियाशील रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार छात्र उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। शिक्षक और छात्रों का एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके शिक्षक जो है छात्रों से क्रियाएं कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण वही होता है जो शिक्षण रुचिकर हो, यानी जिसमें बच्चों की रुचि, आवश्यकता एवं ज़रूरतों को पूरा किया जाए, वो शिक्षण कैसा होगा? रुचिकर होगा। यानी शिक्षण जब रुचिकर होगा तो उससे जो है बच्चों का पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा, इसलिए शिक्षण रुचिकर होना है। बिना रुचिकर शिक्षण नीरस होता है, बोरिंग होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न प्रकार से शिक्षण जो है वो रुचिकर बनाए, चाहे खेल के द्वारा रुचिकर बनाए या कक्षा में अंताक्षरी का आयोजन करके रुचिकर बनाए, इस प्रकार, या जो है वाद विवाद कक्षा में करवाए या प्रश्न और उत्तर यानी प्रश्नोत्तर करवाए। इस प्रकार जो है शिक्षण रुचिकर होना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है, अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है शिक्षण कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत भी होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्तिगत नहीं होगा तो शिक्षा व्यवस्था सभी बच्चों में समान नहीं हो पाएगी। यानी सभी बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, कुछ दिव्यांग बालक होते हैं या कुछ अधिगम निर्योग्यता बालक होते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि ये शिक्षण जो है विभिन्न तरीके से व्यक्तिगत होना चाहिए। यदि शिक्षण एक ही तरीके से पढ़ाएगा तो बच्चे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपने वर्णमाला सिखाया, आपने या बच्चे को जिसे वर्णमाला सिखाया या ABCD सिखाया, लेकिन
जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो तो इसको एक बार में समझ जाएंगे, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक होंगे वो इसको एक बार में नहीं समझ पाएंगे, या जिसे कुछ दिव्यांग बालक होंगे उनका भी कहीं ना कहीं जो है विकास प्रभावित होता है, शारीरिक मानसिक। या कुछ जैसे मान लेते हैं कि अधिगम निरोगता बालक हैं, जैसे कोई बालक कम सुन पाता है तो वो भी एक बार में जो है नहीं समझ पाएगा, या किसी बालक को जो है सही से देख नहीं पाता है, आँखों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी जो है एक बार में नहीं समझ पाएगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण जो व्यवस्था हो वो व्यक्ति भिन्नता हो, व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अलग अलग समुदाय से आते हैं उनकी सीखने की जो क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो जिस बालक की क्षमता जैसी है शिक्षक को चाहिए कि उस प्रकार उसी से काम कराएं। अगला इसी के क्रम में जो सिद्धांत होता है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत अब प्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण कार्य कराते समय यदि बीच बीच में बालकों को अभिप्रेरित करते रहते हैं तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि प्रेरणा हमें किसी कार्य की गति को बढ़ा देती है। प्रेरणा जो है हमें किसी कार्य की गति को बढ़ा देती है। यानी बालक से अगर जो कह दो कि आप जो है, जो बालक 10 तक टेबल सुनाएगा उसे हम चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, तो देखो बालक को जो पढ़ने की गति होगी, वो स्पीड होगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको आपने बता दिया कि हम टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे। इस प्रकार उनकी जो है गति बढ़ जाती है। अगला जो सिद्धांत है वो है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत यानी किसी भी विषय को यदि बार बार पढ़ाया जाए, किसी भी विषय को, कोई भी टॉपिक यदि बालक बार बार पढ़ने से ध्यान कैसा होगा, ध्यान अस्थायी होगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि जो है पुनरावृत्ति अवश्य कराएं, क्योंकि पुनरावृत्ति से जो है बालक सीखे गए ज्ञान को भली भांति आत्मसात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है जीवन से संबंधित सिद्धांत। जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कैसा हो, वो जीवन से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि ऐसे उदाहरण लेकर के शिक्षण कार्य कराए जो बच्चों के दैनिक क्रियाओं से संबंधित हों, और इससे भी जो है बालक जल्दी सीखते हैं। आपको बताया कि जो है कि बालक को आपने ए सिखाया, बी सिखाया, ए टू जेड सिखाया, फिर सीखने के बाद ये ए टू जेड में ऐसे उदाहरण लेकर के हो, वो जीवन से, उनकी दैनिक क्रियाओं से संबंधित हों, वो भी शिक्षण कैसा होगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगा। अगला हम देखते हैं कि जो है ये सिद्धांत हम लोग पढ़े बाल केंद्रित शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है। फिर देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में इनकी जो शिक्षण विधियां होती हैं उनके विषय में हम देखते हैं कि बाल केंद्रित में शिक्षण विधियां किस प्रकार की, कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये जो विधियां होती हैं, जैसे खेल विधि हो गई, खेल विधि या किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि
खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि, पर्यटन विधि, आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि, परियोजना विधि, डाल्टन विधि, खोज विधि, डाल्टन विधि, खोज विधि, डाल्टन विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि आदि के द्वारा शिक्षण कराया जाना चाहिए। ये जो विधियां हैं इनकी चर्चा हम लोग जब विधि पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से इनके विषय में एक एक विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती वो इन विधियों के माध्यम से कराई जाना चाहिए। ये तो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है अभी तक सीटेट में जो प्रश्न आए हैं वो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई। तो ये इसकी शुरुआत रूस से हुई है। और इस अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है बाल केंद्रित, ये बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो इसका समर्थन जॉन डेवी ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो शिक्षक की भूमिका क्या होती है। और ऑप्शन आपके रहते हैं ज्ञान देने की, या सुगमकर्ता की, या अनुदेशनकर्ता की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुगमकर्ता की होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से ही सीखिए। और ऑप्शन आपका रहता है अध्यापक केंद्रित, या बाल केंद्रित, या व्यक्तिगत रूप से, या समूहों में। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बाल केंद्रित। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि जो है कोई शिक्षक बच्चे को क्या सिखाएगा, शिक्षक खुद ही बच्चे से सीखना चाहिए। इस प्रकार से बताया। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में, या मुख्य रूप से शिक्षक से, या संप्रेषण से। तो शिक्षक कैसे सीखते हैं, वो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप दोनों प्रकार से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभावशाली शिक्षण कैसे होगा। तो प्रभावशाली जो शिक्षण होगा वो संप्रेषण के द्वारा होगा। जब बालक अपनी बात को किसी दूसरे से कहेंगे, अपने प्रश्न को किसी दूसरे से पूछेंगे, शिक्षक से पूछेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कई लोग मिल करके उनको ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वही संप्रेषण होता है। अपनी बात कहते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। इसी के साथ थैंक यू।